नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर पति पत्नी के रिश्ते और उसमें आए शक जो आता है उनके रिश्ते के बीच में वो किस तरह से जहर बन जाता है उसके ऊपर है। नोएडा में एक खूनी शक ने ले ली एक मासूम जिंदगी। पति बेरोजगार था, बीवी अच्छा खासा कमाती थी, उसी की कमाई से चलता था घर। नोएडा के सबसे महंगे एरिया में था पति पत्नी का घर। लेकिन कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर हो जाता है। पति पिछले 10 सालों से बेरोजगार था और इसी वजह से उसके दिमाग में एक शक ने ऐसी जगह बना ली थी जो अब पति को अंदर ही अंदर शैतान बनाता जा रहा था। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पत्नी बेरोजगारी का ताना मारती थी, वहीं ये ताने धीरे धीरे पति के लिए जहर बनते जा रहे थे। और फिर एक दिन पति बना खूनी। हथौड़े से सिर कूच कर पत्नी को उसने मौत के घाट उतार दिया और फिर पहुंच गया थाने और कहा, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। दरअसल पति को शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है। वो किसी से फोन पे बात करती है और जब वो इस पे मना करता था तो पत्नी उसे झिड़क देती थी। यही शक की वजह कत्ल की असल वजह है या इसके पीछे छिपा है कोई और राज? देखिए कैसे टूटा एक घर और कैसे एक पति बन गया खून से सना हुआ कातिल। हमारी आज की खबर में इसी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे एक अच्छा खासा घर नोएडा के सेक्टर 15 में घर होने का मतलब समझते हैं, यानी करीब करीब करोड़पति, क्योंकि नोएडा के सबसे पॉश एरिया में ये एरिया आता है। यहाँ की ज़मीन की कीमत, प्लाट की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। यानी इससे आप समझ सकते हैं एक संपन्न परिवार जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं अपराध वहाँ पर होता है जहाँ पर गरीबी होती है, किसी चीज़ की दिक्कत हो। यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया था। बस दिक्कत क्या थी? एक जुबान की दिक्कत थी, शब्दों की दिक्कत थी। कुछ ऐसे शब्द एक दूसरे को बोले जा रहे थे जो एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे। चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार का चंपारण का नूरुल्लाह हैदर की शादी दिल्ली के जामिया नगर की रहने वाली आसमा खान के साथ 2005 में हुई थी। दोनों की फोटो आप देख रहे हैं। 42 साल की आसमा नोएडा के सेक्टर 15C 154 में रहती थी। पति नूरुल्लाह और उसके 2 बच्चे थे। 19 साल का बेटा एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था, जबकि 8वीं क्लास में बेटी पढ़ती थी। आप स्टेटस अंदाजा लगाइए। नोएडा सेक्टर में बढ़िया सा घर, आप घर देख रहे हैं। बच्चा एमआईटी स्कूल में पढ़ा था। एमआईटी स्कूल में जानते हैं कितनी हाई फीस होती है। वहां पर 19 साल का बेटा बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। 8 साल की बच्ची जो है वो 8वीं क्लास में थी, वो भी बढ़िया स्कूल में थी। परिवार सुविधा संपन्न, हर सुख की हर चीज थी, किसी चीज की कोई दुख का कोई रीजन नहीं था कि पैसे की कमी हो या कुछ हो। पत्नी सिविल इंजीनियर थी, अच्छा खासा कमाती थी। बस कमी कहां थी? पति में थी। नूरुल्लाह जो थे वो पिछले 10 सालों से बेरोजगार थे। वो बताते हैं वो भी पहले इंजीनियर थे। जब शादी हुई थी दोनों की तो ये भी इंजीनियर थे, वो भी इंजीनियर थे। एक कंपनी में नूरुल्लाह काम करता था, लेकिन जब उसकी नौकरी 10 साल पहले छूटी, इसके बाद उसे कहीं नौकरी उसके हिसाब से मिल नहीं पाई जिस तरह की वो नौकरी चाहता था। पत्नी आसमा खान एक एमएनसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर थी, यानी सैलरी बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी कमाई थी, जिसके बदौलत ही सेक्टर 15 जैसे उसमें पॉश एरिया में घर होना और बच्चे को इतने हाई कॉलेज में पढ़ाना, ये सब संभव हो रहा था। पत्नी की कमाई से एक तरीके से कहें पूरा घर चलता था। इसी बात को लेकर जब भी कभी पति पत्नी के बीच में विवाद होता था तो अक्सर जो नूरुल्लाह है उसका कहना है कि पत्नी इस बात का उसे कहीं ना कहीं ताना मार देती थी, या ये कहें कि जब बेरोजगार आदमी होता है और वो कमा नहीं रहा होता है तो उसको हर किसी की बात चुभने लगती है, क्योंकि उसे लगता है उसके ऊपर इस चीज को ताना मारा गया है। ये बात थी। पिछले 1 साल से नूरुल्लाह के मन में आसमा जो थी पत्नी, उसको लेकर एक शक था। दरअसल उसे ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध हो गए हैं और इसी बात से दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसी शक की वजह से नूरुल्लाह अक्सर जो है
आसमा का मोबाइल भी चेक करता था। अब मोबाइल चेक करता था, एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो अच्छा खासा कमा रही है उसे ये चीज़ कतई पसंद नहीं आती थी कि कोई मेरा मोबाइल क्यों चेक कर रहा है। इसको लेकर आसमा और नूरुल्लाह में अक्सर झगड़ा होता रहता था। नूरुल्लाह हैदर ने पुलिस को बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, पत्नी नौकरी करती थी, इसी बात को लेकर मुझे वो अक्सर ताना मारती थी। आसमा के मोबाइल पर अक्सर अनजान नंबर से कॉल आती थी और वो उससे बात करती थी, हंस हंस के बात करती थी, मेरे सामने बात करती थी। ये मुझे कतई पसंद नहीं आता था। मैं जब उससे इस चीज़ के लिए मना करता था कि ये सब मत करो मेरे सामने, वो फिर झगड़ा हो जाता था और झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करती थी और मुझे बेरोजगार होने का ताना मारती थी कि मैं एक तो घर अपना कमाई से घर चला रही हूँ, ऊपर से तुमको चैन नहीं पड़ता। इस तरह के ताने मारने वाली कहानी वो चलती, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो नूरुल्लाह है उसके दिल में आसमा के लिए नफरत जो है बढ़ती जा रही थी। कहते हैं गुरुवार को दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। इसी गुरुवार की शाम को झगड़ा ज़्यादा हुआ तो जो बेटा और बेटी हैं उन्होंने मौसा और मौसी को फ़ोन किया, जिसके बाद बहन, जो आसमा की बहन और उनके पति जो हैं, दोनों के बीच सुलह समझौता कराने के लिए आए। रात भर दोनों के बीच बातचीत हुई, जिससे मामला शांत हुआ और जब हुआ कि हाँ भाई झगड़ा अब शांत हो गया है तो वो अपने घर वापस चले गए शुक्रवार की सुबह को। उन्हें लगा अब सब मामला ठीक है, लेकिन उनके जाते ही बताते हैं शुक्रवार दोपहर एक बार फिर से मोबाइल फ़ोन, फिर वही मोबाइल फ़ोन झगड़े के फसाद बना कि आसमा का फ़ोन आया। नूरुल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि फिर अभी जिस चीज़ के लिए कल झगड़ा हुआ आज फिर वो हो रहा है, इसके लिए फिर उसने टोका होगा उसे, तो फिर आसमा ने उसको जवाब दे दिया। भाई दरअसल वो एमएनसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी, क्लाइंट से फ़ोन आते थे, अब फ़ोन आएंगे तो जवाब नहीं देगी तो कैसे उसकी नौकरी चल पाएगी। लेकिन क्योंकि नूरुल्लाह के दिमाग में ये शक बैठ गया था कि वो किसी और से बात करती है, इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जब बाहर जाती है कि चक्कर चला रही है, अय्याशी कर रही है और हमको यहाँ पे दिखा दिखा के और चिढ़ा रही। उसके दिमाग में ये चीज़ें, खाली दिमाग शैतान का घर, वही चीज़ दिमाग में उसकी बैठने लगी थी। झगड़ा हुआ। इस दौरान बताते हैं नूरुल्लाह ने खुद पुलिस को बताया है कि उसके मन में ये बात आई कि इस रोज रोज से झगड़े का एक ही अंत है कि अगर हम आसमा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे तो ये लड़ाई की जड़ ही खत्म हो जाएगी, फिर घर में शांति बनी रहेगी। झगड़ा हुआ। झगड़ा के बाद आसमा को जो नूरुल्लाह के दिल में ये बातें चल रही थी उसका अंदाजा तो नहीं था। झगड़ा हुआ, किसी तरह से वो झगड़े से पीछा छुड़ा के गई कि मैं अब आराम करने जा रही हूँ। वो अपने कमरे में जा गई। इस दौरान जो बेटा और बेटी थे वो दोनों भी अपने नानी के कमरे में थे। दरवाज़ा उन्होंने, चूंकि माँ बाप का झगड़ा हो रहा था उसमें वो बेचारे क्या बोले, तो दोनों अपने कमरे में थे। बताते हैं जब थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि आसमा अपने कमरे में गई है, शायद हो चुका सो गई हुई, तो नूरुल्लाह चुपचाप किचन में गया। उसने वहाँ से एक धारदार चाकू उठाया और वो सीधे आसमा के कमरे में पहुँच गया। यहाँ पर उसने धीरे से आसमा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि आसमा कमरे में अपने बेड पर पड़ी सो रही। नूरुल्लाह ने बिना किसी आवाज़ के चुपचाप होकर आसमा के कमरे में घुसा और उसने उस धारदार चाकू से सबसे पहला वार सबसे नाजुक जगह यानी उसकी गर्दन पे किया और उसे एक ही झटके में काट दिया, जिससे बताते हैं खून तेजी से बहने लगा। इसके बाद भी नूरुल्लाह की नफरत कम नहीं हुई या उसके दिल को दिलासा नहीं मिली हुई। उसने वहीं पर रखी एक हथौड़ी को उठाया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बार आसमा के चेहरे पे के एक तरीके से पूरे उसके चेहरे को पिचका कर रख दिया। इस तरह से मारा कि किसी भी हालत में आसमा बच ना पाए। यानी एक तरीके से उसने इतने सालों की, इतने दिनों की जो गुस्से नफरत उसके अंदर भरी थी, नफरत का जो ज्वालामुखी उसके अंदर फूट बन रहा था, वो उसने सारा का सारा आसमा के उस चेहरे पर निकाल दिया। क्योंकि उसे लगता था आसमा खुद देखने में खूबसूरत है ये, इसीलिए उसको लोग ज़्यादा कॉल करते हैं, ज़्यादा उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उसने उसके चेहरे को एकदम बिगाड़ कर रख दिया। और जब उसे ये सुनिश्चित हो गया कि हाँ उसने आसमा को मार दिया, तब वो उसके कमरे से बाहर निकला। लेकिन घर से वो कहीं नहीं गया। इस दौरान बताते हैं जब दोपहर के करीब 1-1:30 बजे के आसपास जो बेटी थी इनाया, वो माँ के कमरे में गई कि चलो माँ झगड़ा खत्म हो गया, माँ से पूछ ले, खाना वाना खा लो थोड़ा सा। अब वो जब कमरे में गई थी तो उसका देख कर तो वो उसकी चीख निकल गई। पूरे कमरे में खून ही खून पड़ा था, पूरा बिस्तर लाल हुआ था। उसने कहा मम्मी मर गई, उसके मुंह से ये निकला। तो बेटा समझ जाता, वो भी दौड़ के वहां पहुंचा, देखा तो
वो भी हैरान कि ये कैसा हो गया। उसने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने कमरे से चाकू और हथौड़ी को बरामद कर लिया। वहीं जो पिता नूरुल्लाह था उसने भी अपना गुनाह तुरंत कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मारा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताते हैं कि थाने में जब पुलिस ने नूरुल्लाह से पूछताछ की कि क्यों तुमने मारा, तो नूरुल्लाह के चेहरे पर तनिक भी इस चीज का अफसोस नहीं था। उसे इस बात पे कतई पछतावा नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को हत्या की, अपने 2 बच्चों की मां को मार डाला। उसके चेहरे पर कहीं भी शिकन नहीं देखी। उसने बस यही कहा कि मैं बार बार अपनी पत्नी को बोलता था कि फोन पर बात मत करो। वो किसी अनजान नंबर से आने वाले फोनों से अक्सर आदमियों से बात करती थी, हंस हंस के बात करती थी। ये बात मुझे पसंद नहीं थी। मैं उसे टोकता था तो वो मुझसे झगड़ा करने लगती। इसी वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बताइए, एक अच्छी खासा घर चला रही थी औरत, ठीक, अच्छा खासा कमा रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर थी, घर चला रही है। हाई सोसाइटी में रहने का पूरा खर्चा सहन करना आसान नहीं होता, फिर वो चला रही थी। अपने परिवार की मदद कर रही थी। बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही थी, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, और अपने पूरे घर को स्टैंडर्ड, आप देखिए 2-2 3-3 एसी लगे हुए हैं घर में। लेकिन पति को बस ये नागवार था कि वो किसी से फोन पे बात करती। जब प्रोजेक्ट मैनेजर है तो 10 फोन तो उसके पास आएंगे। इस बात को वो नहीं समझ पा रहा था। क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि वो पिछले 10 साल तो बेरोजगार था। तो उसे नहीं पता चल पा रहा था कि हाँ, काम बाहर जाएंगे तो 10 लोगों से हमको, अगर हम वो खुद जॉब कर रहा होता तो 10 लड़कियों से उसको भी बात करनी पड़ती। लेकिन उसके दिमाग में ये शक बैठ गया था कि खूबसूरत है, बाहर काम पे जाती, इतनी खुश क्यों रहती है। उसको उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको ये लगता था कि ये जो नंबर आ रहे हैं फोन कॉल आते हैं, ये इसके आशिकों के हैं। ये देखो हंस हंस के बतलाती है। इतना कौन सा ऐसा इसका जरूरी काम आता होगा कि ऐसे ऐसे बात करती है। जबकि वो सारे फोन क्लाइंट्स के होते थे। उसने कई बार अपने रिश्तेदारों को, जब भी झगड़ा होता था, रिश्तेदार सुलह समझौते के लिए आते तो बताती थी कि इनका शक ही नहीं खत्म हो रहा है। अब मैं काम कर रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मेरे पास 10 बार फोन आया। कभी ऑफिस से कलीग का फोन आता है, कभी क्लाइंट का फोन आता है। सिविल इंजीनियर थे, ऑब्वियस है आएंगे कॉल। अगर उनका मैं जवाब देती हूँ तो इनको बुरा लगता है, इनको लगता है मैं किसी से प्यार करती हूँ, किसी के साथ चक्कर है। ये सब दुनिया भर की बात है। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा कभी आदमी को ना घर पर नहीं बैठना चाहिए। आदमी को हमेशा काम करते रहना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग में तरह तरह की दिमाग बातें जो हैं, वो शक जो बीज होता है ना, वो बोना शुरू हो जाता है। खुद काम कर नहीं रहा था, पत्नी काम कर रही थी। अब रोते हुए तो काम करेगी नहीं, जाहिर सी बात है, हंसते मुस्कुराते काम करेगी, क्योंकि उस कमाई से, उसकी नौकरी से उसका घर परिवार सुविधा, सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहा था। तो उसे खुश नहीं होगी अपनी नौकरी से कि हाँ, मेरी कमाई से अच्छा खासा घर चल रहा है। लेकिन पति को ये उसकी पत्नी की खुशी बर्दाश्त नहीं। उसे लग रहा था ये इतनी खुश क्यों है, क्यों इसको कोई दुख नहीं है, क्यों ये मेरे सामने रोती नहीं। एक मर्द वाली बात आ जाती है ना, वही कहानी है। अब उसका शक सच था या गलत था, पुलिस ने आसमा के फोन को भी कब्जे में ले लिया। अब उसकी भी जांच कर रही। लेकिन जो लग रहा है वो यही कि बस उसका शक जो है बेवजह था, क्योंकि खुद वो काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसके दिमाग में अनाप शनाप की कई बातें आ रही थी। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को, अपने खूबसूरत परिवार को उजाड़ के रख दिया। अभी इसमें यही कह सकते हैं, क्या सिर्फ बेरोजगारी और शक एक खौफनाक कत्ल की वजह बन सकते हैं? रिश्तों में जरा सी दरार कब मौत की दहलीज पार कर जाए कोई नहीं जाता। लिहाजा ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर इस कंडीशन में है तो आदमी को अपना पेशेंस बना ले और विश्वास बना के रखिए। इतने सालों से वो आपके घर को चला रही है, कैसे वो धोखा आपके साथ कर देगी? अब काम नहीं करेगी तो इस हाई सोसाइटी में कैसे वो अपने बच्चों को एमआईटी जैसे कॉलेज में पढ़ा सकना संभव है? तो भरोसा तो रखना ही चाहिए था। जब वो आपके पूरे घर को संभाल रही है, तब क्यों आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे? और नहीं भरोसा किया, देखिए अब पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पत्नी जो कमाती थी उसकी मौत हो गई, पति जेल में से। अब दोनों बच्चों का क्या होगा? अब उनकी जिंदगी कौन संभालेगा? अब उनकी जिंदगी बेवजह बर्बाद हुई कि नहीं हुई? बीटेक कर रहा था भाई, फीस अभी भरनी होगी, बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ रही होगी, उसकी फीस जानी होगी, कौन संभालेगा उन्हें? परिवार रिश्तेदार कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, उसके बाद
माँ बाप ही ऐसे होते जो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रख सकते, बाकी कोई हमेशा ध्यान नहीं रख सकता। उनके लिए जिंदगी अब कितनी मुश्किल हो जाएगी, बाप ने ये नहीं सोचा। बस उसे अपना गुरूर प्यारा था और उसी गुरूर में उसने इतना बड़ा कहें जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। अपने बच्चों के भविष्य को नहीं सोचा कि मेरी बीवी ही है जिसकी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बनना है। लेकिन नहीं, उसको अपनी मर्दानगी पे आती, मेरे को क्यों, मेरे सामने क्यों किसी से फोन पर बात की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। साथ ही अगर कुछ आप मदद करना चाहें तो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप आर्थिक तौर पर जो चाहें डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम और अपने कंटेंट को सुधारने में उस पैसे को लगाएंगे ताकि और अच्छे से बनाएं। तो देखते रहिए न्यूज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। नमस्कार।